नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था पेशवाओं के उत्थान और पतन से संबंधित कुछ बातें। उसमें बताया था कि मराठों में जो जागीर प्रथा थी वो कैसे वंश कर्मानुगत बन गई। आज उसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए और वहीं से कंटिन्यू करते हुए जहाँ से मैंने अपनी लास्ट वीडियो छोड़ी थी शुरुआत करता हूँ। 1719 में मुगलों द्वारा मराठों को दिए गए दक्कन के 6 सूबों से चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने के अधिकार ने मराठा संघ की प्रगति की। मराठों को ये कर वसूल करने के अधिकार के साथ उन्हें इस प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती थी। मराठों के लिए यह काम बड़ा कठिन था। बालाजी ने इसका हल स्वराज्य को छोड़कर दक्कन को जागीरदारों, संघ के सदस्यों, राज्य मंत्रियों और अपने कृपा पात्रों में बांटकर किया। सोम बालाजी को खानदेश और बालाघाट के कुछ भागों से कर इकट्ठा करना पड़ता था। उसने बलगाम और गुजरात सेनापति को गोंडवाना का कुछ भाग, पानाघाट और बरार के सेना साहब सूबा कहानोजी भोंसला को, गंगा थाड़ी और औरंगाबाद सर सालस्कर को, कर्नाटक फतेह सिंह भोंसला को और हैदराबाद बिदर, नीरा और वरना के बीच का प्रदेश जो था वो प्रतिनिधि को दे दिया था। इन पदाधिकारियों को इन प्रदेशों से चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया। वे राजस्व का एक भाग प्रबंध के व्यय के लिए निकालकर शेष केंद्रीय कोष में भेजते थे। वे अपने प्रदेशों में सर्व प्रकार से स्वतंत्र थे और किसी भी प्रकार से साहू या पेशवाओं के अधिकार में नहीं थे। वे अपने प्रदेशों से खूब धन वसूल करते और इस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाते थे। बड़ी सेना और विपुल धन होने के कारण वे वास्तव में अपने को पूर्णतः स्वतंत्र समझते थे और अगर सच में देखा जाए तो वे वास्तव में स्वतंत्र थे भी। इन परिस्थितियों के कारण बालाजी विश्वनाथ द्वारा जो राज्य बनाया गया वह बाद में मराठा संघ यानी मराठा कन्फेडरेसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संघ का रूप वही रहा, किंतु इसमें केवल एक परिवर्तन अवश्य आया कि जैसे जैसे मराठों द्वारा भारत वर्ष के अन्य प्रदेश जीतने के कारण इन सेनापतियों का अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया, वे अधिकाधिक अपनी स्वतंत्रता का दावा करने लगे। बालाजी विश्वनाथ द्वारा की गई आर्थिक व्यवस्था के कारण पेशवा और साहू दोनों मराठा सैनिक सरदारों पर निर्भर हो गए थे और दोस्तों इस प्रकार से उन्हें मराठा सरदारों से प्राप्त होने वाले धन पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो वे इन मराठा सरदारों पर काफ़ी कुछ निर्भर हो गए थे। अगर मैं बात करूं डॉक्टर सिन्हा के विचारों की, तो डॉक्टर सिन्हा का जो मत है इस बारे में वो है कि राजा अपने सरदारों का वस्तुतः एक बंदी बन गया और उसे स्वदेशमुखी की आमदनी के अतिरिक्त अपने 25% के भाग की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। सैन्य शक्ति तो उसके हाथ से निकल चुकी थी और इस व्यवस्था के कारण अपना पद संभालने के लिए भी उसे बड़े बड़े सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। बालाजी ने अपनी त्रुटि की गंभीरता का अनुभव नहीं किया और राजा के निजी घरेलू कार्य के विभिन्न विभागों को भिन्न भिन्न सरदारों को सौंपकर राजा की स्थिति और भी निर्बल कर दी। भोंसला और आंग्रे जैसे सरदारों और अष्ट प्रधानों को मासिक वेतन पर शाही घराने का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया जाने लगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन सरदारों पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई थी और जो राजा की स्थिति थी वो एक तरीके से पूरी तरीके से इन सरदारों पर जो है निर्भर हो गई थी। देखो दोस्तों, मैं आगे की आपको और जानकारी दूं, एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा
कि अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ ये जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो शाही अस्तबल का जो खर्चा था, ध्यान देना मेरी इस बात पर, शाही अस्तबल का जो खर्चा था, जो व्यय यानी अस्तबल पर हुआ करता था, वो सचिव करता था। प्रतिनिधि शाही भंडार और पेशवा शाही महलों का खर्च उठाता था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं और इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो सरदार थे, ये सारे सरदार राजस्व का जो भाग था वो नियमित रूप से भेज रहे थे या नहीं, इसके लिए भी कुछ कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे थे। और ये जो कर्मचारी होते थे जो इस चीज़ को देखा करते थे, उनको राजजन बोला करते थे। क्या बोलते थे? राजजन, राजजन बोला करते थे। तो इस प्रकार राजा सरदारों से प्राप्त करने वाला ही रह गया था और इसकी जो पदवी थी वो नाम मात्र की रह गई थी। तो यानी राजा का इस समय अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं था, वो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पूरी तरीके से सरदारों पर निर्भर हो गया था और सरदारों से जो मिलता था उसी पर पूरी तरीके से सारे काम होते थे। और खुद से एक तरीके से राजा की जो अपनी शक्ति थी वो पूरी तरीके से ख़त्म सी हो चुकी थी और शाही शक्ति को इस प्रकार शक्तिहीन करने का उत्तरदायित्व बालाजी विश्वनाथ पर ही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, एक पुस्तक है जिसका नाम है राइज ऑफ पेशवाज। तो ये जो बातें हैं राइज ऑफ पेशवाज इस पुस्तक में दी गई हैं, जो मैंने ये आपको बताई, जो डॉक्टर सिन्हा का मत था। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं अपनी इसी सीरीज़ में अगली वीडियो में बताऊंगा कि सर रिचर्ड टेम्पल और सरदेसाई के क्या विचार रहे हैं बालाजी विश्वनाथ जी के इन कार्यों को लेकर। तो चलिए मैं आज यहीं इसको ख़त्म करता हूं और अपनी अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आपसे अलविदा। आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे, मेरी यही इच्छा है। चलिए, भगवान आपका हमेशा भला करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।